नमस्कार। मैं विवेक शर्मा हाजिर हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने खामोशी, ट्रंप की गैर जिम्मेदाराना और हल्के व्यवहार और प्रधानमंत्री की हंसी के पीछे की कहानी की परतें हट रही हैं। यूएस कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम यानी कि USCIRF, कृपया याद रखें, अमेरिका का स्वतंत्र आयोग है, ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों के कारण वीजा प्रतिबंध पर रोक और भारत पर CPS यानी कि कंट्री ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न लागू करने का प्रस्ताव दिया है। ये प्रावधान इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट IRFA 1998 के तहत बनाया गया था, जिसमें अमेरिका का विदेशी मंत्रालय किसी भी राष्ट्र के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। 15-16 मार्च को 2026 को यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई और 16 या 17 मार्च को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया। USCIRF द्वारा अमेरिका की सरकार को सुझाव पिछले 7 वर्षों से लगातार कारण सहित दिया जा रहा है। 2020 में NRC और दिल्ली दंगे, 2021 में सोशल मीडिया पर नफरती बयान और भाषण, 2022 में बुलडोजर कार्रवाई, 2023 में सांप्रदायिक तनाव, 2024 में धार्मिक स्वतंत्रता पर गिरफ्तारियां, 25 में आम चुनावों में सांप्रदायिक भाषण, 26 में लाचार कानून व्यवस्था और RSS द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास। भारत के मूल स्ट्रक्चर में परिवर्तित करने पर CPC यानी कि कंट्री ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न लागू करने का दबाव है और ये पहला मौका नहीं है। 1998 में गठित इस आयोग ने 2004 में गुजरात दंगों के समय भी अमेरिका की सरकार पर दबाव डाला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी को राजधर्म का पाठ पढ़ाना पड़ गया था। अब सवाल यह है कि यह आयोग वहां की सरकार को ऐसे सुझाव क्यों दे रहा है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था तो है नहीं और भारत को डर किस बात का सता रहा है? क्या सैंक्शंस का डर है? हमने तो 1971 में अमेरिका का सैन्य दबाव देखा है, 1974 से पहले परमाणु कार्यक्रम पर सैंक्शन देखा है, 1992 टू 2011 तक कई बार इसरो के संबंध में प्रतिबंध देखे हैं, 1998 में पोखरण परमाणु प्रशिक्षण पर वाजपेयी सरकार ने देखा है। 1994 के पश्चात अमेरिका धमकाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। इरादतन अगर संविधान से छेड़छाड़ हो जाए तो एक अलग बात है, क्योंकि आपका मूल स्ट्रक्चर परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि 1994 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। 15 अप्रैल 1994 को भारत में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। भारत संस्थापक सदस्य था और है भी। जो कानून 1 जनवरी 1995 से लागू है, उसके अनुसार अमेरिका दादागिरी नहीं कर सकता। हमारे पास WTO के आर्टिकल 4, 6 और 23 के अंतर्गत किसी भी तरह की मनमानी को चैलेंज करने का अधिकार है और वो 60 दिन के भीतर निर्णय भी अनिवार्य है। अमेरिका के सामने महामानव की आंखें क्यों झुकी हुई हैं? जहन में यह सवाल बार बार खड़ा होता है। हम 140 करोड़ की आबादी का देश हैं, सबसे बड़ा बाजार है, फिर झुकने का कारण क्या है? अब भाजपा के आलोचक मित्र बोलेंगे कि प्रधानमंत्री की खामोशी एब्स्टेन फाइल से जुड़ी है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 18वीं लोकसभा 2024 में जो बनी है, 251 सांसदों के ऊपर यानी कि 46% माननीयों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 27 के ऊपर महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं, 16 के ऊपर रेप के मामले दर्ज हैं। वहां अगर 1-2 लोगों का एब्सेंट फाइल में नाम आ भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है? हमारे माननीय गंगा नहाए हुए हैं। खामोशी से पीछे का कारण व आइडियोलॉजी का दबाव है। यही खामोशी का कारण है जो राष्ट्र की परिभाषा बदलना चाहती है। दबाव है मित्रों के व्यापारिक हितों का, जिनके परिणाम स्वरूप आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले
गत मार्च से अप्रैल 2026 के मध्य यूके, अमेरिका और जर्मन की यात्राएं कर चुके हैं। यात्राओं का विवरण तो संघ के 100 वर्ष होने का दिया जा रहा है, लेकिन वो शिक्षाविद, सांसदों और भारतीयों के अतिरिक्त वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बैठक कर रहे हैं। जब विषय को धरातल पर खोजने का प्रयास किया जाए तो तथ्य सामने आए हैं और वो और भी रोचक हैं। अमेरिकी संस्था USCIRF के चेयरमैन अमेरिकी मूल के हैं, परंतु वाइस यानी कि जिसे उपाध्यक्ष कहते हैं वो डॉक्टर आसिम मोहम्मद पाकिस्तानी मूल के हैं। पेशे से चिकित्सक हैं और अमेरिका के नागरिक हो चुके हैं। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण घटना कई सवाल खड़े करती है। 1958 में विश्व संवाद केंद्र यानी कि IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिकल स्टडीज संस्था का गठन हुआ था, जिसके अंतर्गत 2014 में एक साउथ एशिया डायलॉग संगठन का गठन हुआ, जिसमें प्रमुखता से भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे मुख्य सदस्य हैं। और आपसी सौहार्द और संवाद के लिए यह एक गैर राजनीतिक या गैर प्रशासनिक मंच है, लेकिन देश की सरकार की अनुमति और विश्वास से चलता है। 2014 से आज तक कभी किसी संघ की पृष्ठभूमि के व्यक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन गत 24-25 जून 2026 को कोलंबो, श्रीलंका में संपन्न हुई बैठक में MM नरवाणे, पूर्व सेना प्रमुख, यूके में पूर्व राजनयिक रही श्रीमती घनश्याम के साथ राम माधव को भेजा गया। और यह भी सर्वव्यापी है कि 2020 में अमित शाह से मतभेदों के कारण राम माधव को भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। राम माधव एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राम माधव ना तो सेना, ना भारतीय विदेश नीति से कोई सरोकार रखते हैं और ना ही कोई बहुत बड़े सियासत के खिलाड़ी हैं। वह एक प्रचारक रहे, आज भारतीय जनता पार्टी की अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। USCIRF के दबाव अमेरिका पर बढ़ रहा है और अमेरिका का भारत पर। जो लोग पंडित नेहरू की आलोचना करते हैं, दिल तो मेरा भी करता है कि मैं भी पंडित नेहरू की आलोचना करूं। अगर पंडित नेहरू ने राष्ट्रहित में नॉन अलाइन मूवमेंट की नीति ना अडॉप्ट की होती तो RSS कब का निपट गया होता। आज देश का सांप्रदायिक माहौल ऐसा ना होता, लेकिन नेहरू की वो सोच देखकर गर्व महसूस होता है, जिसने अपनी विदेश नीति में अकेले खड़ा होना बेहतर समझा और ये निश्चय किया कि देश के भीतर की समस्याएं देश में ही निपटाएंगे, चाहे वो विवाद धार्मिक उन्माद के हों या हमारी सरहदों के। लेकिन बदलते भारत में जो भाई साहब शाम को 8 PM पर प्यारे भाइयों और बहनों कहने आते हैं ना, उनके थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। और ये डर देश के मित्रों को और राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोगों को भी लगने लगा है। अभी तो देश के बेरोजगार, ये जो कॉकरोच हैं, वो बेरोजगारी का प्रश्न पूछ रहे हैं। संत समाज, हिंदू समाज चंदा चोरी का हिसाब मांग रहा है। फिर मित्र भी प्रतिबंधों का हिसाब मांगेंगे और विश्व गुरु झोला उठाकर साधना पर चल देंगे। नमस्कार।